नमस्कार, किस्से कहानियां में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास प्रेमा का भाग 10, जिसका शीर्षक है विवाह हो गया। यह आंखों देखी बात है कि बहुत करके झूठी और बेसिर पैर की बातें आप ही आप फैल जाया करती हैं। तो भला जिस बात में सच्चाई नाम मात्र भी मिली हो, उसको फैलते कितनी देर लगती है। चारों ओर यही चर्चा थी कि अमृत राय उस विधवा ब्राह्मणी के घर बहुत आया जाया करता है। सारे शहर के लोग कसम खाने पर उद्यत थे कि इन दोनों में कुछ साठ-गांठ जरूर है। कुछ दिनों से पंडाइन और चौबाइन आदि ने भी पूर्णा के बनाव चुनाव पर नाक भौं चढ़ाना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके विचार में अब वह ऐसे बंधनों की भागी थी। जो लोग विद्वान थे और हिंदुस्तान के दूसरे देशों के हाल जानते थे, उनको इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं यह दोनों नियोग न कर लें। हजारों आदमी इस घात में थे कि अगर कभी रात को अमृत राय पूर्णा की ओर जाते पकड़े जाए तो फिर लौटकर घर न जाने पावे। अगर कोई अभी तक अमृत राय की नीयत की सफाई पर विश्वास रखता था तो वह प्रेमा थी। वह बेचारी विराहग्नि में जलते जलते कांटा हो गई थी, मगर अभी तक उनकी मोहब्बत उसके दिल में वैसी ही बनी हुई थी। उसके दिल में कोई बैठा हुआ कह रहा था कि तेरा विवाह उनसे अवश्य होगा। इसी आशा पर उसके जीवन का आधार था। वह उन लोगों में थी जो एक ही बार दिल का सौदा चुकाते हैं। आज पूर्णा से वचन लेकर बाबू साहब बंगले पर पहुंचने भी न पाए थे कि यह खबर एक कान से दूसरे कान फैलने लगी और शाम होते होते सारे शहर में यही बात गूंजने लगी। जो कोई सुनता उसे पहले तो विश्वास ना आता। क्या इतने मान मर्यादा के रईस होकर ऐसा नीच कर्म करेंगे? लेकिन जो ही उसकी सुधि आती कि वे तो ईसाई हो गए हैं, बस उसकी शंका मिट जाती। वह उनको गालियां देता, कोसता। रात तो किसी तरह कटी। सवेरा होते ही मुंशी बद्री प्रसाद के मकान पर सारे नगर के पंडित, विद्वान, धनाढ्य और प्रतिष्ठित लोग एकत्रित हो गए और इसका विचार करने लगे कि यह शादी कैसे रोकी जाए। पंडित भृगुदत्त कहते हैं, विधवा विवाह वर्जित है। कोई हमसे शास्त्रार्थ कर ले, वेद पुराण में कहीं भी ऐसा अधिकार कोई दिखा दे तो हम आज पंडिताई करना छोड़ दें। इस पर बहुत से आदमी चिल्लाए, हाँ हाँ जरूर शास्त्रार्थ हो। शास्त्रार्थ का नाम सुनते ही इधर उधर से सैकड़ों पंडित विद्यार्थी बगलों में पोथियां दबाए, सिर घुटाए, अंगोछा कंधे पर रखे, मुंह में तंबाकू भरे इकट्ठे हो गए और झकझक होने लगी कि जरूर शास्त्रार्थ हो। पहले यह श्लोक पूछा जाए, उसका यह उत्तर दें, तो फिर यह प्रश्न किया जावे। अगर उत्तर देने में वह लोग साहित्य या व्याकरण में जरा भी चूके तो जीत हमारे हाथ हो जाए। सैकड़ों कठमुल्ले गवार भी इसी मंडली में मिलकर कोलाहल मचा रहे थे। मुंशी बद्री प्रसाद ने जब इनको शास्त्रार्थ करने पर उतारू देखा तो बोले, किससे करोगे शास्त्रार्थ? मान लो वह शास्त्रार्थ ना करें तब? सेठ धूनीमल बोले, बिना शास्त्रार्थ किए विवाह कर लेंगे। धोती संभालते हुए बोले, थाने में रपट कर दूंगा। ठाकुर जोरावर सिंह ने मूंछों पर ताव देकर कहा, कोई ठट्ठा है ब्याह करना? सिर काट डालूंगा, लोहू के नदी बह जाएगी। राव साहब ने कहा, बारात की बारात काट डाली जाएगी। इतने में सैकड़ों आदमी और आ डटे और आग में ईंधन लगाने लगे। एक ने कहा, जरूर से जरूर सिर गंजा कर दिया जाए। दूसरा बोला, घर में आग लगा देंगे, सब बारात जल भुन जाएगी। तीसरे ने कहा, पहले उस यात्री का गला घोट देंगे। इधर तो यह हरबोंग मचा हुआ था, उधर दीवान खाने में बहुत से वकील और मुख्तार रमझल्ला मचा रहे थे। इस विवाह को न्याय विरुद्ध साबित करने के लिए बड़ा उद्योग किया जा रहा था। बड़ी तेजी से मोटी मोटी पुस्तकों के वरक उल्टे जा रहे थे। बरसों की पुरानी धुरानी नजीरें पढ़ी जा रही थीं कि कहीं से कोई दांव पकड़ निकल आए, मगर कई घंटे तक सर खपाने पर कुछ न हो सका। आखिर यह सम्मति हुई कि पहले ठाकुर जोरावर सिंह अमृत राय को धमकावें। अगर इस पर भी वह ना माने तो जिस दिन बारात निकले सड़क पर मारपीट की जाए।
इस प्रस्ताव के बाद सभा विसर्जन हुई। बाबू अमृत राय ब्याह की तैयारियों में लगे हुए थे कि ठाकुर जोरावर सिंह का पत्र पहुंचा। उसमें लिखा था, बाबू अमृत राय को ठाकुर जोरावर सिंह का सलाम बंदगी बहुत बहुत तरह से पहुंचे। आगे हमने सुना है कि आप किसी विधवा ब्राह्मणी से विवाह करने वाले हैं। हम आपसे कह देते हैं कि भूल कर भी ऐसा ना कीजिएगा, नहीं तो आप जाने और आपका काम। जोरावर सिंह एक धनाढ़ और प्रतिष्ठित आदमी होने के उपरांत उस शहर के लठैतों और बाके आदमियों का सरदार था और कई बेर बड़े बड़ों को नीचा दिखा चुका था। उसकी धमकी ऐसी न थी कि अमृत राय पर उसका कुछ असर न पड़ता। चिट्ठी को देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सोचने लगे कि ऐसी कौन सी चाल चलूं कि इसको अपना आदमी बना लूं कि इतने में दूसरी चिट्ठी पहुंची। यह गुमनाम थी और इसका आशय भी पहली चिट्ठी से मिलता था। इसके बाद शाम होते होते सैकड़ों गुमनाम चिट्ठियां आईं। कोई कहता था कि अगर फिर ब्याह का नाम लिया तो घर में आग लगा देंगे। कोई सर काटने की धमकी देता था, कोई पेट में छुरी भोंकने के लिए तैयार था और कोई मूंछों के बाल उखाड़ने के लिए चुटकियां गरम कर रहा था। अमृत राय यह तो जानते थे कि शहर वाले विरोध अवश्य करेंगे, मगर उनको इस तरह की राड का गुमान भी न था। इन धमकियों ने जरा देर के लिए उन्हें भय में डाल दिया। अपने से अधिक खटका उनको पूर्णा के बारे में था कि कहीं यही सब दुष्ट उसे न कोई हानि पहुंचावे। उसी दम कपड़े पहन पैर गाड़ी पर सवार होकर चटपट मजिस्ट्रेट की सेवा में उपस्थित हुए और उनसे पूरा पूरा वृतांत कहा। बाबू साहब का अंग्रेजों में बहुत मान था, इसलिए नहीं कि वह खुशामदी थे या अफसरों की पूजा किया करते थे, किंतु इसलिए कि वह अपनी मर्यादा रखना आप जानते थे। साहब ने उनका बड़ा आदर किया, उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनी, सामाजिक सुधार की आवश्यकता को माना और पुलिस के सुपरिंटेंडेंट को लिखा कि आप अमृत राय की रक्षा के वास्ते एक गारद रवाना कीजिए और खबर लेते रहिएगा कि मारपीट खून खराबा ना होने पाए। सांझ होते होते 30 सिपाहियों का एक गारद बाबू साहब के मकान पर पहुंच गया, जिनमें से 5 बलवान आदमी पूर्णा के मकान की हिफाजत करने के लिए भेज दिए गए। शहर वालों ने जब देखा कि बाबू साहब ऐसा प्रबंध कर रहे हैं तो और भी झल्लाए। मुंशी बद्री प्रसाद अपने सहायकों को लेकर मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे और दुहाई मचाई कि अगर वह विवाह रोक न दिया गया तो शहर में बड़ा उपद्रव होगा और बलवा हो जाने का डर है। मगर साहब समझ गए कि यह लोग मिलजुल कर अमृत राय को हानि पहुंचाना चाहते हैं। मुंशी जी से कहा कि सरकार किसी आदमी की शादी विवाह में विघ्न डालना नियम के विरुद्ध है, जब तक कि उस काम से किसी दूसरे मनुष्य को कोई दुख न हो। यह टकासा जवाब पाकर मुंशी जी बहुत लज्जित हुए। वहां से जल भुनकर अपने मकान पर आए और अपने सहायकों के साथ बैठकर फैसला किया कि ज्यों ही बारात निकले उसी दम 50 आदमी उस पर टूट पड़े, पुलिस वालों की खबर भी ले और अमृत राय की भी हड्डी पसली तोड़कर धर दे। बाबू अमृत राय के लिए यह समय बहुत नाजुक था, मगर वह देश का हितैषी तन मन धन से इस सुधार के काम में लगा हुआ था। विवाह का दिन आज से 1 सप्ताह पीछे नियत किया गया, क्योंकि ज्यादा विलंब करना उचित न था और यह 7 दिन बाबू साहब ने ऐसी हैरानी में काटे कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रतिदिन वह 2 कांस्टेबलों के साथ पिस्तौलों की जोड़ी लगाए 2 बेर पूर्णा के मकान पर आते। वह बेचारी मारे डर के मरी जाती थी। वह अपने को बार बार कोसती कि मैंने क्यों उनको आशा दिलाकर यह जोखिम मोल ली। अगर इन दुष्टों ने कहीं उन्हें कोई हानि पहुंचाई तो वह मेरी ही नादानी का फल होगा। यद्यपि उसकी रक्षा के लिए कई सिपाही नियत थे, मगर रात रात भर उसकी आंखों में नींद ना आती। पत्ता भी खड़कता तो चौंक कर उठ बैठती। जब बाबू साहब सवेरे आकर उसको ढांढस देते, तब जाकर उसके जान में जान आती। अमृत राय ने चिट्ठियां तो इधर उधर भेज ही दी थी। विवाह के 3-4 दिन पहले से मेहमान आने लगे। कोई मुंबई से आता था, कोई मद्रास से, कोई पंजाब से और कोई बंगाल से। बनारस में सामाजिक सुधार के विरोधियों का बड़ा जोर था और सारे भारतवर्ष के रिफॉर्मरों के जी में लगी हुई थी कि चाहे जो हो, बनारस में सुधार के चमत्कार फैलाने का ऐसा अपूर्व समय हाथ से ना जाने देना चाहिए। वह इतनी दूर दूर से इसलिए आते थे कि सब काशी की भूमि में रिफॉर्म की पताका अवश्य गाड़ दे।
वह जानते थे कि अगर इस शहर में यह विवाह हो तो फिर इस सूबे के दूसरे शहरों के रिफॉर्मरों के लिए रास्ता खुल जाएगा। अमृत राय मेहमानों की आवभगत में लगे हुए थे और उनके उत्साही चेले साफ सुथरे कपड़े पहने स्टेशन पर जा जाकर मेहमानों को आदर पूर्वक लाते और उन्हें सजे हुए कमरों में ठहराते। विवाह के दिन तक यहाँ कोई 150 मेहमान जमा हो गए। अगर कोई मनुष्य सारे आर्यावर्त की सभ्यता, स्वतंत्रता, उदारता और देशभक्ति को एकत्रित देखना चाहता था तो इस समय बाबू अमृत राय के मकान पर देख सकता था। बनारस के पुरानी लकीर पीटने वाले लोग इन तैयारियों और ऐसे प्रतिष्ठित मेहमानों को देख देख दांतों तले उंगली दबाते। मुंशी बद्री प्रसाद और उनके सहायकों ने कई बेर धूमधाम से जलसे किए। हर बेर यही बात तय हुई कि चाहे जो हो मारपीट जरूर की जाए। विवाह के पहले शाम को बाबू अमृत राय अपने साथियों को लेकर पूर्णा के मकान पर पहुंचे और वहां उनको बारातियों के आदर सम्मान का प्रबंध करने के लिए ठहरा दिया। इसके बाद पूर्णा के पास गए। इनको देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। अमृत राय गले से लगाकर बोले, प्यारी पूर्णा, डरो मत। ईश्वर चाहेगा तो बैरी हमारा बाल भी बाका न करा सके। कल जो बारात यहाँ आएगी वैसी आज तक इस शहर में किसी के दरवाजे पर ना आई होगी। पूर्णा बोली, मगर मैं क्या करूं? मुझे तो मालूम होता है कि कल जरूर मारपीट होगी। चारों ओर से यह खबर सुन सुन मेरा जी आधा हो रहा है। इस वक्त भी मुंशी जी के यहाँ लोग जमा हैं। अमृत राय बोले, प्यारी, तुम इन बातों को जरा भी ध्यान में ना लाओ। मुंशी जी के यहाँ तो ऐसे जलसे महीनों से हो रहे हैं और सदा हुआ करेंगे। इसका क्या डर? दिल को मजबूत रखो। बस यह रात और बीच है। कल प्यारी पूर्णा मेरे घर पर होगी। आह, वह मेरे लिए कैसे आनंद का समय होगा। पूर्णा यह सुनकर अपना डर भूल गई। बाबू साहब को प्यार की निगाहों से देखा और जब वे चलने लगे तो उनके गले से लिपट कर बोली, तुमको मेरी कसम, इन दुष्टों से बचे रहना। अमृत राय ने उसे छाती से लगा लिया और समझा बुझाकर अपने मकान को रवाना हुए। पहर रात गए पूर्णा के मकान पर कई पंडित रेशमी बाना सजे, गले में फूलों का हार डाले आए, विधि पूर्वक लक्ष्मी की पूजा करने लगे। पूर्णा 16 सिंगार किए बैठी हुई थी। चारों तरफ गैस की रोशनी से दिन के समान प्रकाश हो रहा था। कांस्टेबल दरवाजे पर टहल रहे थे। दरवाजे का मैदान साफ किया जा रहा था और शामियाना खड़ा किया जा रहा था। कुर्सियां लगाई जा रही थी, फर्श बिछाया गया, गमले सजाए गए। सारी रात इन्हीं तैयारियों में कटी और सबेरा होते ही बारात अमृत राय के घर से चली। बारात क्या थी, सभ्यता और स्वाधीनता की चलती फिरती तस्वीर थी। ना बाजे का धड़धड़ पड़पड़, ना बिगलों की धो-धो पोपों, ना पालकियों का झुरमुट, ना सजे हुए घोड़ों की चिल्लापों, ना मस्त हाथियों का रेल पेल, ना सोटे बल्लम वालों की कतारें, ना फुलवाड़ी, ना बगीचे, बल्कि भले मानुषों की एक मंडली थी जो धीरे धीरे कदम बढ़ाती चली जा रही थी। दोनों तरफ जंगी पुलिस के आदमी वर्दियां डाटे सोटे लिए खड़े थे। सड़क के इधर उधर झुंड के झुंड आदमी लंबी लंबी लाठियां लिए एकत्र थे और बारात की ओर देख देख दांत पीसते थे। मगर पुलिस का वह रौब था कि किसी को चूं करने का भी साहस नहीं होता था। बारातियों से 50 कदम की दूरी पर रिजर्व पुलिस के सवार हथियारों से लैस घोड़ों पर रान पटरी जमाए भाले चमकाते और घोड़ों को उछालते चले जाते थे। तिस पर भी सबको यह खटका लगा हुआ था कि कहीं पुलिस के भय का यह तिलिस्म टूट न जाए। यद्यपि बारातियों के चेहरे पर घबराहट लेश मात्र भी न पाई जाती थी, तथापि दिल सबके धड़क रहे थे। जरा भी सटपट होती तो सबके कान खड़े हो जाते। एक बेर दुष्टों ने सचमुच धावा कर ही दिया। चारों ओर हलचल मच गई। मगर उसी दम पुलिस ने भी डबल मार्च किया और दम की दम में कई फसादियों की मुश्कें कस ली। फिर किसी को उपद्रव मचाने का साहस न हुआ। 12 किसी तरह घंटे भर में बारात पूर्णा के मकान पर पहुंची। यहाँ पहले से ही बारातियों के शुभागमन का सामान किया गया था। आंगन में फर्श लगा हुआ था, कुर्सियां धरी हुई थी और बीचों बीच में कई पूज्य ब्राह्मण हवन कुंड के किनारे बैठकर आहुति दे रहे थे। हवन की सुगंध चारों ओर उड़ रही थी। उस पर मंत्रों के मीठे मीठे मध्यम और मनोहर स्वर
जब कान में आते तो दिल आप ही आप उछलने लगता। जब सब बाराती बैठ गए तब उनके माथे पर केसर और चंदन मला गया, उनके गलों में हार डाले गए और बाबू अमृत राय पर सब आदमियों ने पुष्पों की वर्षा की। इसके बाद पीछे वर मकान के भीतर गया और वहां विधि पूर्वक विवाह हुआ। न गीत गाए गए, न गाली गलौज की नौबत आई, न नेक जार का उधम मचा। भीतर तो शादी हो रही थी, बाहर हजारों आदमी लाठियां और सोटे लिए गुल मचा रहे थे। पुलिस वाले उनको रोके हुए मकान के चौगिर्द खड़े थे। इसी बीच में पुलिस का कप्तान भी आ पहुंचा। उसने आते ही हुक्म दिया कि भीड़ हटा दी जाए और उसी दम पुलिस वालों ने सोटों से मार मार कर इस भीड़ को हटाना शुरू किया। जंगी पुलिस ने डराने के लिए बंदूकों की 2-4 बाढ़ें हवा में सर कर दी। अब क्या था, चारों ओर भगदड़ मच गई, लोग एक पर एक गिरने लगे। मगर ठीक उसी समय ठाकुर जोरावर सिंह बांकी पगिया बांधे, राजपूती बाना सजे, दोहरी पिस्तौल लगाए दिखाई दिए। उसकी मूछें खड़ी थी, आंखों से अंगारे उड़ रहे थे। उसको देखते ही वह लोग जो छितिर बितिर हो रहे थे फिर इकट्ठा होने लगे, जैसे सरदार को देखकर भागती हुई सेना दम पकड़ ले। देखते ही देखते 1000 आदमी से अधिक एकत्र हो गए और तलवार के धनी ठाकुर ने एक बार कड़क कर कहा, जय दुर्गा जी की। कि वहीं सारे दिलों में मानो बिजली कौंध गई, जोश भड़क उठा, तेवरियों पर बल पड़ गए और सबके सब नद की तरह उमड़ते हुए आगे को बढ़े। जंगी पुलिस वाले भी संगीने चढ़ाए, साफा बांधे डटे खड़े थे। चारों ओर भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। धड़का लगा हुआ था कि अब कोई दम में लोहू की नदी बहा चाहती है। कप्तान ने जब इस बाढ़ को अपने ऊपर आते देखा तो अपने सिपाहियों को ललकारा और बड़े जीवट से मैदान में आकर सवारों को उभारने लगा कि यकायक पिस्तौल की आवाज आई और कप्तान की टोपी जमीन पर गिर पड़ी, मगर घाव ओछा लगा। कप्तान ने देख लिया था कि यह पिस्तौल जोरावर सिंह ने सर की है। उसने भी चट अपनी बंदूक संभाली और निशाने का लगाना था कि धाय से आवाज हुई और जोरावर सिंह चारों खाने चित जमीन पर आ रहा। उसके गिरते ही सबके हियाव छूट गए। वे भेड़ों की भांति भागने लगे, जिसकी जिधर सींग समाई चल निकला। कोई आधा घंटे में वहां चिड़िया का पूत भी ना दिखाई दिया। बाहर तो यह उपद्रव मचा था, भीतर दुल्हा दुल्हन मारे डर के सूखे जाते थे। बाबू अमृत राय जी दम दम की खबर मांगते और थर थर कांपती हुई पूर्णा को ढाढ़स देते। वह बेचारी रो रही थी कि मुझ अभागिनी के लिए माथा पिटौवल हो रही है कि इतने में बंदूक छूटी। हे नारायण, अब की किसकी जान गई। अमृत राय घबरा कर उठे कि जरा बाहर जाकर देखे, मगर पूर्णा से हाथ ना छुड़ा सके। इतने में एक आदमी ने फिर आकर कहा, बाबू साहब, ठाकुर ढेर हो गए, कप्तान ने गोली मार दी। आधा घंटे में मैदान साफ हो गया और अब यहाँ से बारात की विदाई की ठहरी। पूर्णा और बिल्लो एक सेज गाड़ी में बिठाई गईं और जिस सज धज से बारात आई थी उसी तरह वापस हुई। अब की किसी को सर उठाने का साहस नहीं हुआ। इसमें संदेह नहीं कि इधर उधर झुंड आदमी जमा थे और इस मंडली को क्रोध की निगाहों से देख रहे थे। कभी कभी मनचला जवान एक आध पत्थर भी चला देता था, कभी तालियां बजाई जाती थी, मुंह चिढ़ाया जाता था, मगर इन शरारतों से ऐसे दिल के पोढ़े आदमियों की गंभीरता में क्या विघ्न पड़ सकता था। कोई आधे घंटे में बारात ठिकाने पर पहुंची, दुल्हन उतारी गई और बारातियों की जान में जान आई। अमृत राय की खुशी का क्या पूछना। वह दौड़ दौड़ कर सबसे हाथ मिलाते फिरते थे, बाछें खिली जाती थी। जो ही दुल्हन उस कमरे में पहुंची जो स्वयं आप ही दुल्हन की तरह सजा हुआ था, तो अमृत राय ने आकर कहा, प्यारी, लो, हम कुशल से पहुंच गए। ए, तुम तो रो रही हो। यह कहते हुए उन्होंने रुमाल से उसके आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। प्रेम रस में डूबी पूर्णा ने अमृत राय का हाथ पकड़ लिया और बोली, आप तो आज ऐसे प्रसन्नचित्त हैं मानो कोई राज मिल गया हो। अमृत राय उससे लिपट कर बोले, कोई झूठ है? जिसे ऐसी रानी मिले उसे राज की क्या परवाह। आज का दिन आनंद में कटा। दूसरे दिन बारातियों ने विदा होने की आज्ञा मांगी, मगर अमृत राय की यह सलाह हुई कि लाला धनुषधारी लाल कम से कम एक बार
सबको अपने व्याख्यान से कृतज्ञ करें। यह सलाह सबों को पसंद आई। अमृत राय ने अपने बगीचे में एक बड़ा शामियाना खड़ा करवाया और बड़े उत्सव से सभा हुई। वह धुआंधार व्याख्यान हुए कि सामाजिक सुधार का गौरव सबके दिलों में बैठ गया। फिर तो 2 जलसे और भी हुए और दूने धूमधाम के साथ। सारा शहर टूटा पड़ता था। सैकड़ों आदमियों का जनेऊ टूट गया। इस उत्सव के बाद 2 विधवा विवाह और हुए। दोनों दूल्हे अमृत राय के उत्साही सहायकों में थे और दुल्हनों में से एक पूर्णा के साथ गंगा नहाने वाली रामकली थी। चौथे दिन सब नेवतहरी विदा हुए। पूर्णा बहुत कन्नी काटती फिरी, मगर बारातियों के आग्रह से मजबूर होकर उनसे मुलाकात करनी ही पड़ी और लाला धनुषधारी लाल ने तो 3 दिन उसे बराबर स्त्री धर्म की शिक्षा दी। शादी के चौथे दिन बाद पूर्णा बैठी हुई थी कि एक औरत ने आकर उसे एक बंद लिफाफा दिया। पढ़ा तो प्रेमा का प्रेम पत्र था। उसने उसे मुबारकबाद दी थी और बाबू अमृत राय की वह तस्वीर जो बरसों से उसके गले का हार हो रही थी, पूर्णा के लिए भेज दी थी। उस खत की आखिरी पंक्तियां यह थीं। सखी, तुम बड़ी भाग्यवती हो। ईश्वर सदा तुम्हारा सुहाग कायम रखे। तुम्हारे पति की तस्वीर तुम्हारे पास भेजती हूँ। इसे मेरी यादगार समझना। तुम जानती हो कि मैं इसको जान से ज्यादा प्यारी समझती रही, मगर अब मैं इस योग्य नहीं कि इसे अपने पास रख सकूं। अब यह तुमको मुबारक हो। प्यारी, मुझे भूलना मत। अपने प्यारे पति को मेरी ओर से धन्यवाद देना। तुम्हारी अभागिनी सखी प्रेमा। अफसोस, आज के 15वें दिन बेचारी प्रेमा बाबू दाननाथ के गले बांध दी गई। बड़े धूमधाम से बारात निकली। हजारों रुपया लुटा दिया गया। कई दिन तक सारा शहर मुंशी बद्री प्रसाद के दरवाजे पर नाच देखता रहा। लाखों का वारा न्यारा हो गया। ब्याह के 3रे ही दिन मुंशी जी परलोक को सिधारे। ईश्वर उनको स्वर्गवास दे। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास प्रेमा का भाग 10। जल्द ही अगले भाग के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।